एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो ना केवल MPPSC MPSI बल्कि MP सेट में तो पूछते ही हैं, और एनी अदर एग्ज़ाम में भी, SSC के एग्ज़ाम में भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है। और MPPSC का ये तो फेवरेट टॉपिक है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो अभिलेख हैं वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इनमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हम एक अभिलेख के तहत बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। मैं इस वजह से ही ये लेके आई हूँ क्योंकि MP जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इन क्वेश्चनों को कई बार रिपीट कर चुका है। और ना केवल MP असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर ये क्वेश्चन बार बार कवर कर चुके हैं, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला भी हम कवर कर लें, जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें और इसके बारे में जो मैंने बोला है वो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकें, है ना। ओके, अब हम पहला देखते हैं कि हाथीगुम्फा अभिलेख या उदयगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा में है किसका है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट अभिलेख है, हाथीगुम्फा अभिलेख, है ना। ये किसका है, पहले तो खारवेल कलिंग शासक के बारे में। अब इसमें कौन कौन सी जानकारी दी है इसका डिटेलिंग मैंने नहीं लिखा है यहीं पे, क्योंकि मैं इसको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें भारतवर्ष का उल्लेख है ना। भारतवर्ष का सर्वप्रथम यही उल्लेख किया गया है। और जो हम राजाओं को महाराज की उपाधि देते हैं ना, इसके बारे में भी इसमें विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। ये भी प्रथम बार है ना। और हम देखते हैं कि ये जो है तिथि विहीन है, तिथि विहीन अभिलेख है। मतलब इसमें कोई भी तिथि नहीं दी गई है कि किस समय की बातें कर रहा है ना। और इसमें जो है नहर बनाने का जो उल्लेख किया गया है, जैसे इसमें नंदवंश द्वारा जो अटैक किया गया था उड़ीसा कलिंग पे, तो उनका भी जिक्र किया गया है। और उनके द्वारा नहर बनाने का भी जिक्र किया गया है। तो 3 से 4 फैक्ट जो इसके बारे में हमें पता चलते हैं वो ये है ना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात का जो है वो किसका है। तो ये है रुद्रदमन का। जो रुद्रदमन कौन थे, तो उज्जैन के सख्त महाक्षत्रप जो थे, ये रुद्रदमन था। इसने सबसे पहले इसका अभिलेख मतलब बनवाया किसने है जूनागढ़ में। पहले इसमें बात होती है चंद्रगुप्त प्रथम की, फिर अशोक की। मतलब इन्होंने गिरनार जो झील है उसका निर्माण कराया था, है ना। और ये जो रुद्रदमन है उसका पुनर्निर्माण कराता है, उसको मतलब कि अस्त व्यस्त हो जाती है तो उसका फिर से निर्माण कराता है ना। और इसमें खासियत क्या है कि ये जो है अभिलेख सबसे पहले ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, है ना। और दूसरा जो है ये अभिलेख गद्य एवं पद्य मतलब कि चंपू शैली में लिखा गया है। काव्य शैली जो हमें बहुत अच्छी प्रकार की इसमें देखने को मिलती है। और ना केवल ये बल्कि इसके साथ 6 प्रकार के करों का उल्लेख है इसमें। स्वयंवर का उल्लेख है। और एक क्वेश्चन आप सबने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है कि बिना बिस्टी मतलब बेगार के, बिना बिस्टी मतलब इसका अर्थ होता है बेगार। बिना बेगार के किसने गिरनार या ये जो है गिरनार इसका नहर का निर्माण कराया था, मतलब पुनर्निर्माण। तो ये है रुद्रदमन। इसी द्वारा बिना बिस्टी के बेगार के द्वारा इसने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई होप कि आप इसको लिख रहे होंगे, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं नासिक गुहा लेक। ये किसका है, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम और वशिष्ठी पुत्र, ये वशिष्ठो लिखा है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी सातवाहन शासक। इसमें सबसे पहले इनकी वंशावली के बारे में पता चलता है, सातकर्णी प्रथम के उल्लेखों के बारे में पता चलता है ना। और ना केवल
इसके बारे में बल्कि इनकी सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों का वर्णन है इसमें। अब इसमें डायरेक्ट पूछ लेंगे कि नासिक ग्वालियर का है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर गौतमी बलश्री एवं जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है उनके बारे में पता चलता है। सेकंड देखते हैं नाना घाट अभिलेख। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख इम्पोर्टेंट है, वैसे ही नाना घाट अभिलेख भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब ये किसका है? नागानिका, मतलब सातवाहन शासकों के बारे में है और सातकर्णी प्रथम की पत्नी है ये नागानिका। और ये समुद्रगुप्त, इसको काट दीजिए, यहाँ पे ये कोई फैक्ट नहीं जोड़ेगा। इसके बारे में क्या है, इसमें सबसे पहले जो भूदान देते हैं ना, जो राजाओं द्वारा, जैसे कोई भी कार्य उनको पसंद आया या फिर किसी ने उनके बारे में अच्छा करा तो वो उनको भूदान दे देते थे। तो यहाँ से सबसे पहले अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं उसके। लेकिन अभी क्या, सैनिकों को भूदान नहीं देते थे, वो केवल ब्राह्मणों को देते थे। यहाँ से सिर्फ अभी ब्राह्मणों का पता चलता है सर्वप्रथम कि वो ब्राह्मणों को भूदान देना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो अभिलेख है उसमें ही पहली बार इस चीज़ का पता चलता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और डायरेक्ट आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें भूदान या फिर भूमि दान देने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। तो वो कौन सा है? अपना नाना घाट अभिलेख है ना। और सातकर्णी प्रथम की भी जानकारी इससे मिलती है। देखते हैं प्रयाग सम्मिलित किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया है ना। ये भी चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली का अर्थ है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखते हैं और कहीं कहीं ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें अश्वमेध यज्ञ जो कराया था इसका वर्णन है कि नहीं समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये नहीं है, है ना। बाकी इनका ये सब पता चलता है कि इसने कितने प्रकार के सिक्के, 6, 7, 8 प्रकार के सिक्के इसने चलवाए थे, है ना। तो और अभिलेख के सैन्य जो जितने भी अभियान हुए हैं, आर्यावर्त में जितने उसने कराए थे समुद्रगुप्त ने, दक्षिणावर्त में जितने कराए थे, है ना। तो उन राजाओं के नाम के साथ साथ इसके पूरे सैन्य जितने भी अभियान थे उन सब का जानकारी मिलती है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा गया है कि स्तंभ अभिलेख किसका है, तो वो है समुद्रगुप्त का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पहली बात, हम MP प्रोफेसर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किसका है? यशोवर्मन का, है ना। यशोवर्मन का है। मालव नरेश लिखा है और इसके कहीं कहीं लिखा रहता है कि वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें मंदसौर अभिलेख में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, जैसे कि हम एक जनजाति है वो सूर्य मंदिर का निर्माण कराती है, ये भी है। और विज्ञापन का प्रथम जो अभिलेख मिलता है साक्ष्य वो मंदसौर का है ना। तो ये सब हमें वर्णन मिलते हैं। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं ऐहोल अभिलेख। ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। और किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति द्वारा, है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रवि कीर्ति। ओके, तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, ये रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। इसके ये प्रधानमंत्री हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, ये इसमें डेट देता है 634 ईस्वी, है ना। इनके मध्य हुआ था और नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध होता है ना, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। तो ये समझ लो कि वर्धन वंश का पतन हो जाता है इस तरीके से। और इसमें इसी युद्ध के बारे में वर्णन दिया गया है। और कहीं कहीं लिखा है कि इसमें न केवल इस युद्ध के बारे में बल्कि गुर्जर जो है, गुर्जर जाति का भी अभिलेख सबसे प्रथम बार इसी में देखा गया है कि उसका चर्चा किसमें की गई है, तो वो गुर्जर, वो है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, अब ग्वालियर अभिलेख किसका है? मेहर भोज का। ये जो है मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको फिर से कमेंट कर रही हूँ कि यदि आपको MP हिस्ट्री में मेरे से पढ़नी हो तो बताइएगा, है ना।
और मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक अच्छी रहेगी या फिर कहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत मैं सजेस्ट आपको कर दूँगी, है ना। तो इसमें लिखा है ग्वालियर अभिलेख। ये किसका है? मेहर भोज का। ये मेहर भोज कौन है? प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार। अभी हमने देखा है कि इस अभिलेख में गुर्जरों का पहली बार उल्लेख होता है, तो ये वही गुर्जर हैं, है ना, मेहर भोज। इसमें क्या है, उसके सैन्य अभियानों के बारे में तो वो बात करता है, साथ ही साथ ग्वालियर में जो मंदिर बनाता है, और शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में होता है ना। ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें शून्य के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। एक जूनागढ़ अभिलेख हमने देखा है कि रुद्र दमन का था, और ये जो है स्कंदगुप्त का है। अब स्कंदगुप्त कौन था? ये गुप्त शासक है ना। इसमें इसकी पूरी वंशावली के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ इसके सैन्य अभियानों के बारे में भी पता चलता है। इसने शायद नंदीवैल वाले जो हैं सिक्के चलाए थे, नहीं, हाँ, मयूर, हाँ, नंदीवैल वाले। भीतरी अभिलेख किसका है? ये जो भीतरी अभिलेख है वो भी स्कंदगुप्त का है ना। दोनों अभिलेख ये आपको सही जोड़ी में बना के दे देगा कि कौन सा है। जैसे बिलसड़ अभिलेख हुआ, जूनागढ़ अभिलेख हुआ, भीतरी अभिलेख हुआ, तो ये जो गुप्त शासकों थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से आप हो सकता है तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहीं पे आप इसको लिखें, ये स्कंदगुप्त का है, ठीक है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें क्या है कि वो हूणों को पराजित करता है। इस बार इसका भी वर्णन उसने किया हुआ है ना। सुदर्शन झील जो है, वही जो गिरनार अभिलेख वाली सुदर्शन झील, जो जैसे रुद्र दमन ने भी ठीक कराया था, इन्होंने भी सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है इसमें भी, है ना। तो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड, अब हम भीतरी अभिलेख देखेंगे जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं। तो भीतरी अभिलेख में क्या है, पुष्यमित्र और हूणों के साथ युद्ध का उनका वर्णन है ना। पुष्यमित्र हुआ हूणों के साथ जो युद्ध करता है उसका वर्णन है। जब हम गुप्त शासक पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम जो है उसी के अंतिम शासन काल में ही हूणों के आक्रमण होने लगते हैं। फिर स्कंदगुप्त आता है और ये हूणों को पराजित करता है। उसके अभिलेखों में इसका बहुत देवीय रूप से वर्णन किया गया है कि वो आता है तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। उत्तर मेरु अभिलेख ये साउथ का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्तर मेरु अभिलेख। और ये किसका है? परांतक प्रथम, मतलब चोल शासक थे ये। इसमें क्या वर्णन है? तो हम देखते हैं कि इसमें स्थानीय स्वशासन जो है उनका स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। इसमें जब वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो स्थानीय स्वशासन चलाते थे, कौन थे, नाडू बलनाडू, है ना, मेला ग्राम वगैरह, और वो अपनी राजा या फिर ग्रामीण स्तर पर किसी मुखिया को किस प्रकार से चुनते थे, इन सब का वर्णन इस पर किया गया है, तभी हमें पता चलता है ना। अब ये देखेंगे मेहरौली प्रथम, कहीं कहीं सबसे पहले लिखा था कि इनकी पुष्टि चंद्रगुप्त प्रथम से होती है, लेकिन अभी जो माना है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना है। इसमें केवल चंद्र लिखा है, जिस आधार पर विद्वान कंफ्यूज थे कि इसको चंद्रगुप्त प्रथम माने कि चंद्रगुप्त द्वितीय माने, लेकिन जब उसके सैन्य अभियानों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे तो इसकी पुष्टि चंद्रगुप्त द्वितीय से होती है और वो गुप्त शासक है ना। ओके, और इन्होंने ये उपाधि ली थी विक्रमादित्य द्वितीय। और जब ये अपने उज्जैन में शक शासक जो रुद्रदमन थर्ड को हराते हैं, तब ये चांदी का सिक्का चलाते हैं। इस बारे में भी हमने काफ़ी पढ़ा है। और MPSC 2023 का भी ये क्वेश्चन है कि जब विक्रमादित्य जो है द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय शक शासक रुद्रदमन तृतीय को हराता है तो वो कौन से सिक्के चलाता है ना। तो चांदी के, सोने के, तांबे के। तो इस ऑप्शन में हमें चांदी का ऑप्शन चूज करना है। बिलसड़ अभिलेख ये आगे देखो, मैंने अभी बताया था कि भीतरी अभिलेख किसका है, तो वो है किसका? स्कंदगुप्त का। अब बिलसड़ अभिलेख किसका है? तो ये है कुमारगुप्त प्रथम का, है ना। ये जो अभिलेख है आपको कुल मिला के याद कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
अब इसमें क्या है कि गुप्त शासकों की पूरी वंशावली हमें मिलती है इसमें, है ना, इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 14 देखते हैं कि अयोध्या अभिलेख, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? सबसे पहले ये रणदेव का है ना, रणदेव का अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित्र सिंह का अयोध्या अभिलेख, ये जो पुष्यमित्र सिंह है उनके ये राज्यपाल थे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला अश्वमेध का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य था। अश्वमेध जो हम यज्ञ कराते हैं ना, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ तो हम बहुत ज़्यादा कराते थे, लेकिन पहला जो था अयोध्या अभिलेख, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। इसके साथ साथ यदि हम कुछ और अभिलेखों की बात करें तो हम देखते हैं अपना ये गर्भध्वज अभिलेख, ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहाँ से मिला है? बेसनगर। बेसनगर किसको बोलते हैं? विदिशा को, है ना, विदिशा एमपी को बोलते हैं। अब किसके द्वारा? तो हिंदी यूनानी शासक जो एंटिओकस था उसके राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस द्वारा इसको बनाया गया था और इन्होंने अपने आप को भागवत कहा, मतलब भागवत की उपाधि ली थी। विष्णु के रूप में इन्होंने अपने आप को बोला था, है ना, और इसमें भागवत धर के अनुयायी के बारे में अपने आप को कहा गया था उसने। और वसुदेव जो विष्णु हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना था इसमें, है ना, और वसुदेव को यहाँ पे देव बोला गया था। भागवत धर्म के विकास के बारे में इसमें पता चलता है ना। ओके, अभी ये जो गुप्त शासक 9वें शासक जो हैं भागभद्र, उनके शासनकाल में ये आया था, है ना, तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं ये हूल अभिलेख शायद हमने कर लिया है ना, हाँ। और यदि अशोक की बात करें तो फिर तो उसके बहुत सारे अभिलेख हैं सॉरी, अशोक के अभिलेखों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके शिलालेख भी हैं, स्तंभ लेख भी हैं और गुहा लेख भी हैं। इसमें भी ये पार्ट्स बाय डिवाइडेड हैं कि स्तंभ लेख भी दो प्रकार से हैं, एक बृहद अभिलेख है, एक छोटे हैं, ऐसे स्तंभ लेख हैं, ऐसे गुहा लेख हैं। तो इस प्रकार से हम इनको बांटेंगे। ये अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम एक विस्तृत वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमने इतने अभिलेख कवर कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और साथ ही साथ यदि मैं अभी एक और वीडियो लाने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कहाँ से पढ़ लेना है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। और ये जो है इन अभिलेखों को भी आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये मेरे को सब आता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे प्रेजेंट ऑफ माइंड ऐसा रहता है ना कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें 17 बार हमने उस चीज़ को पढ़ा हो लेकिन हमें तब भी वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि पहला तो ये कि हम ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते, दूसरा ये है कि वहाँ पे घबराहट होना लाजमी है ना, क्योंकि एक पेपर से ही हमारा भविष्य डिसाइड होने वाला है। वहाँ पे ये सोच के हम ज़्यादा घबराते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।